एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटी के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाना चाह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पहले की जो सोसाइटीज़ थी, जो अर्ली सोसाइटीज़ थी, पहले का जो समाज था, उसमें जेंडर डिफरेंस कितने इंपॉर्टेंट थे, और अगर इंपॉर्टेंट थे तो अपने जो आंसर है उनको रीज़न के साथ वेरीफाई करें। ठीक है। पहले की सोसाइटी में जो देखा जाता है, फैमिलीज जो थी जनरली पैट्रीलिनी थी। पैट्रीलिनी क्या होता है? वंश जो था वो मेल मेंबर्स के द्वारा चलाया जाता था, और जो प्रॉपर्टी होती थी दादा की पिता को और पिता की आगे अपने बेटे को दी जाती थी। मतलब मैं जो वंश जो था वो फादर टू सन और फिर ग्रैंडसन फिर सो ऑन, इस तरह से पैट्रीलिनी चलाई जाती थी। ठीक है। मैट्रीलिनी जो थी वो यूज़ में नहीं थी, मतलब कि बाप के नाम से ही वंश का होता था, मेल को ही वंश का आगे बढ़ावा देने वाला, वंश को चलाने वाला माना जाता था, और माँ का आगे नाम नहीं चलता था, माँ के नाम से वंश नहीं चलाया जाता। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो आल्सो अवेलेबल हैं, कहीं कहीं पे माँ के नाम से भी वंश चलते हुए देखे गए हैं। जैसे कि सतवाहना जो थे वो आंध्रा में मेंशन किया, मतलब सतवाहना कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है। और हिस्टोरिकल जो सोर्सेस हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने नाम के साथ माँ के नाम से मदर को ऑफ द किंग, मतलब नेम ऑफ द मदर ऑफ द किंग, मतलब माँ के नाम से ही राजा को जाना जाता था। जैसे गौतमी पुत्रा मीन सन ऑफ गौतमी एंड वशिष्ठा आर द फीमेल, ये जो दोनों क्या थी, ये औरतें थी, और उन्हीं के नाम से राजा को जाना जाता। जैसे गौतमी पुत्रा सतकर्णा। ठीक है। तो ये माँ के नाम से ही राजा को जाना जाता था। यहाँ पे मैट्रिलिनियल फैमिली थी, मैट्रिलिनी फैमिली थी, माँ के नाम से ही वंश का विस्तार होता था। लेकिन मैक्सिमम जो देखा जाता था वो कैसी सोसाइटी थी? पैट्रिलिनी, मतलब पिता को ही वंश का सूत्रधार माना जाता था। पिता और मेल जो मेंबर होगा वो ही आगे वंश को ले जाएगा। ठीक है। सन को ही इम्पोर्टेंट माना जाता था कि वह अपनी फैमिली को जारी रखेगा, अपनी फैमिली को आगे चलाएगा, इसलिए बेटे को ही वंशज माना जाता कि वंश को आगे चलाने वाला। और जो एटीट्यूड था, नज़रिया था जो लोगों का, वो डॉटर्स के लिए, बेटियों के लिए डिफरेंट होता था। वो किसी भी प्रॉपर्टी में अपना क्लेम नहीं कर सकती थी। बेटी को प्रॉपर्टी में कोई भी क्लेम नहीं दिया जाता था, और उनको उनकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है। उनकी शादी अपनी गोत्र से, अपने किन से आउटसाइड में कर दी जाती थी। ठीक है। इससे सिस्टम ऑफ मैरिज क्या होती थी? एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है? अपने गोत्र से बाहर शादी करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है? जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती थी, ठीक है, और द लाइफ्स ऑफ यंग गर्ल्स और वुमेन्स की बिलोंग करती थी। ठीक है। मतलब कि उनका जो फैमिलीज होती थी वो हायर, अगर मतलब हायर स्टेटस से बिलोंग करेगी कोई भी फैमिली, तो उनके लिए ये श्योर किया जाता था कि उनका राइट टाइम पे राइट पर्सन से उनकी क्या कर दी जाए? शादी की जाए, कर दी जाए। ठीक है। और इसी जो सिस्टम ने क्या किसको दिया था? कन्यादान। कन्यादान को जन्म दिया था। कन्यादान मतलब एक बाप जो है वो अपनी बेटी का क्या कर देगा? कन्यादान कर देगा, अपनी बेटी को किसी और के साथ उसको शादी करवाएगा, और शादी में अपनी बेटी को क्या करेगा? दान करेगा उस पर्सन को। तो इस दान को क्या बोलते थे? कन्या मतलब बेटी, और दान मतलब बेटी का दान। ठीक है। ये रिलीजियस ड्यूटी बन चुकी थी इंपॉर्टेंट फादर की। आज भी कन्यादान सिस्टम है। आज भी बाप क्या करता है? अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढता है, और बाद में उसके साथ मैरिज करवा देता है। ठीक है। और शादी के बाद क्या होता है? वुमेन्स को स्पोज्ड किया जाता था। ये माना जाता था कि अब जो लड़की है वो अपने अपने जो फादर का गोत्र है उसको छोड़कर जो अपने हस्बैंड का गोत्र है उसको अपनाएगी। ठीक है। और मनुस्मृति में ये बताया गया है, जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी जो वो बेटों के बीच में डिवाइड कर दी जाती थी। ठीक है। जैसे ही पिता की डेथ होती थी तो जो प्रॉपर्टी थी वो इक्वली बच्चों के बीच में डिवाइड कर दी जाती थी, और जो बड़ा बेटा था उसको कुछ स्पेशल शेयर दिया जाता था, उसको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन जो बेटी होती थी उसका कोई भी शेयर नहीं होता था, कोई भी हिस्सा नहीं होता था अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। हाँ, ऐसा था कि वुमेन्स को इतना अलो किया गया था कि वो शादी में जो भी दहेज उनको मिलता था वो दहेज अपने साथ
ले जा सकती थी, और उस दहेज को क्या कहा जाता था? स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन कहा जाता था। उसके जो चिल्ड्रन और उसके बच्चे और उसका जो हस्बैंड होता था, वो उस दहेज पर कोई भी क्लेम नहीं किया कर सकता। लेकिन मनुस्मृति में इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि कोई भी औरत धन को इकट्ठा नहीं कर सकती अपने पति की परमिशन के बिना। वो अपने पास कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। ठीक है, अगर उसको अपने धन को जमा करना है तो उसके लिए उसको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि एसेसिव रिसोर्सेज जो होते थे वो डिफरेंट होते थे। मैनी टेक्स्ट ये सुजेस्ट करती हैं कि कुछ अपर क्लास की जो वुमेन्स होती थी, जो अमीर वर्ग के जो औरतें होती थी, वो अपने पास कुछ रिसोर्सेज को रखती थी, मतलब अपने पास पैसे को जमा करती थी। ठीक है, लेकिन जो कैटल मनी व सिंपली जो देखा जाए, वो ग्रेजुअली कौन कंट्रोल करते थे? जनरली वो कंट्रोल किया जाता था मैन के द्वारा। ठीक है, अब बकाटका जो क्यून थी प्रभावती गुप्ता, उसको एक रिच वुमेन कंसिडर किया गया है। माना जाता है कि अपर कास्ट जो वुमेन्स थी वो अपने पास रिसोर्सेज को रख सकती थी, लेकिन जो जनरल आम लोग थे उसमें क्या होता था कि प्रॉपर्टी जो थी बेटों के बीच में बांट दी जाती थी, और पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का कोई भी हक नहीं होता था। सिर्फ उसको वही धन दिया जाता जो उसकी शादी के टाइम में एज अ दहेज के रूप में उसको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर वो और तक कोई धन इकट्ठा करना चाहती है, उसके लिए भी उसको पति की परमिशन लेनी पड़ती थी। इन चीज़ों से ये कंसिडर होता है कि उस टाइम में भी सोशल डिफरेंस था, जेंडर इनइक्वालिटी थी। थैंक यू।